पीएम नरेंद्र मोदी इजराइल के 2 दिन के दौरे पर गए हैं। ईरान यूएस के न्यूक्लियर टॉक के बीच उनका यह दौरा भारत के बढ़ते ग्लोबल स्टेचर का प्रमाण है। यह दिखाता है कि भारत किसी कैंप की राजनीति नहीं करता, बल्कि इजराइल, ईरान, यूएस और सारे अरब देशों के साथ बराबरी में लाकर खड़ा है। इस विजिट में भारत इजराइल के साथ सबसे ज्यादा डिफेंस डील को मजबूत रखेगा और साथ में क्षेत्रीय शांति को बनाए रखने की भी कोशिश करेगा। तो लेक्चर में अंत तक बने रहेंगे दोस्तों, क्योंकि इस लेक्चर में आज हम जानने वाले हैं कि इजराइल दौरे के पीछे मोदी का मास्टर प्लान क्या है और क्यों पूरी दुनिया इस विजिट को इजराइल मूव का नाम दे रही है। और जो भी साथी दोस्त एस्पिरेंट इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके का बेहतरीन एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा। तो दोस्तों, नरेंद्र मोदी का आप लोगों ने देखा तेल अवीव में गए, यानी कि जो इजराइल के तेल अवीव में पहुंचे हैं, वहां पे इनका जोरों शोरों से स्वागत किया गया है और 2 दिन का विजिट रहेगा इनका 25-26 फरवरी का। 2017 में पीएम नरेंद्र मोदी गए थे इजराइल और उसके बाद ये उनका पहला विजिट रहने वाला है। और इस विजिट में आप लोग देखोगे कि वो कुछ चीजों पे ध्यान देंगे। सबसे पहले तो अपने डिफेंस डील को प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद देखेंगे उस एरिया में जितने भी उथल पुथल मची हुई है, उस उथल पुथल को शांत करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए मुद्दा क्या चल रहा है। अब देखेंगे आप लोग कि यूएस और ईरान का डील चल रहा है, ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को। यूएस और ईरान के बीच में क्या चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मतभेद चल रहा है। यूएस का क्लोज बेस्ट फ्रेंड कौन है, तो भाई साहब इजराइल है। ठीक है बच्चों, इजराइल है यूएस का बेस्ट फ्रेंड। और ईरान के साथ कौन खड़ा है, तो भारत खड़ा है भाई साहब। यानी कि अब यूएस का दोस्त इजराइल और यूएस का दुश्मन ईरान, तो भैया इजराइल ईरान का भी तो दुश्मन है और ईरान इजराइल का भी तो दुश्मन है। और इसी दुश्मनों के बीच में कौन बात कर रहा है भाई साहब, भारत और इजराइल। तो आप यहां पे क्या देख रहे हो कि पूरा एक ट्रायंगल सा बना हुआ है। भारत ईरान के साथ भी खड़ा है, भारत ने अभी यूएस के साथ भी डील किया है और भारत ने अभी इजराइल के साथ भी मीटिंग फिक्स किया, नहीं कभी मीटिंग चल ही रही है। अभी आप लोगों को पूरा डिटेल में दे दूंगा, जब मीटिंग खत्म होगी तो मीटिंग चल रही है, आप यहां पे देखोगे। ठीक है, तो भारत यूएस के साथ भी डील मेंटेन कर रहा है, भारत ईरान के साथ भी डील मेंटेन कर रहा है और भारत इजराइल के साथ भी डील मेंटेन कर रहा है। यहां पे भारत के 2 इंपॉर्टेंट पक्ष आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि 2 मकसद देखने के लिए मिलेंगे। पहला, भारत अपना डिफेंस को मजबूत करना चाहता है, क्योंकि अगर डिफेंस की बात करें तो इजराइल से बड़ा साथी कोई भी नहीं है, भारत का कोई भी नहीं है, मतलब कोई भी नहीं है। यहां तक कि कारगिल का युद्ध देख लो 1999 में, इजराइल ने भैया इतने हथियार दिए थे भारत को, जिसकी वजह से हम लोग वो युद्ध जीत पाए थे। टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा दे दी थी भाई साहब। तो इजराइल को तो हम लोग साथ में लेकर के चलेंगे, ईरान को इसलिए साथ में लेकर के चलेंगे भैया हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, दोस्त है। और ईरान और भारत ने तो भैया कई कसमें खा रखी हैं, जय वीरू वाली दोस्ती है इन दोनों की। और यूएस के साथ तो हमारा स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप चलता ही है। अभी आप लोग देखो कि एशिया में सबसे कम टैरिफ भारत पर ही है यूएस का, तो कहीं ना कहीं यूएस के साथ भी हमारा अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन हो रहा है। तो भारत क्या कोशिश कर रहा है कि ईरान और यूएस के बीच में जो युद्ध है, कॉन्फ्लिक्ट है, वो कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाए, यानी कि युद्ध नहीं हो। इसीलिए भारत पूरी कोशिश करेगा इजराइल को समझाने की, भैया अपने बेस्ट फ्रेंड यूएस के साथ बातचीत करो और मीटिंग करो और कॉन्फ्रेंसेस वगैरह अटेंड करो, लेकिन भाई साहब प्लीज इस युद्ध को नहीं होने दो। क्योंकि भारत जानता है कि अगर इस रीजन में, जो गल्फ वाले रीजन में, जो मिडिल ईस्ट के रीजन में अगर लड़ाई होती है, तो भारत में जो तेल की सप्लाई आती है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी, नेचुरल गैस की सप्लाई आती है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी, जिसकी वजह से भारत में बहुत ज्यादा महंगाई आएगी और वो महंगाई भारत को बर्बाद कर देगी। क्योंकि एक तरफ हम लोग अपनी शक्ति को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और इनके युद्ध की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था डावाडोल हो जाएगी, तो भारत ये नहीं चाहता। तो भारत का ये विजिट बहुत ही ज्यादा डिप्लोमेटिक रहने वाला है और बहुत ही ज्यादा सोच समझ के चाल चलने वाला आप लोगों को ये विजिट दिखाई देगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए भारत यहां पे क्या करेगा, मैंने आपको क्या बताया कि भारत यहां पे ईरान के साथ भी है, यूएस के साथ भी है, भारत यहां पे इजराइल के साथ भी है, भारत यहां पे सभी के साथ है, रशिया के साथ भी है भाई साहब, आप देखोगे। ठीक है, तो यहां पे भारत सभी के साथ अपना न्यूट्रल बैलेंस मेंटेन करके चल रहा है। लेकिन इजराइल और पैलेस्टीन वाला केस में आप लोगों को एग्जांपल देना चाहता हूं कि भारत मिडिल ईस्ट में किस तरीके से अपना बैलेंस मेंटेन करके चल रहा है। तो देखिए, अगर एक ऐसा देश जो कि बैलेंस ही मेंटेन करके चलेगा, यानी कि भैया नहीं, मैं जो गलत है उसके साथ रहूंगा, तुम मेरे दोस्त हो ठीक है, अच्छा है मैं तुम्हारे साथ हूं ठीक है, लेकिन हाँ भैया तुम गलत हो अपनी जगह, तुम गलत, मतलब जो सही को सही गलत को गलत कहे, वो हमारा भारत है। ऐसे देश पे लोगों का भरोसा भी जमता है। एक एग्जाम्पल के जरिए मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं। ठीक है बच्चों, देखिए किस तरीके से भारत अपना स्टैंड बैलेंस रखता है, यानी कि ना इधर ना उधर, जो जरूरत है उसकी तरफ हो जाता है भारत। ठीक है बच्चों, याद रखना। आपको पता है इजराइल और पैलेस्टीन का युद्ध चल रहा है,
गाजा पट्टी के लिए, है ना, गाजा स्ट्रिप के लिए युद्ध चल रहा है, बहुत लंबे समय से चल रहा है। तो यहां पर 7 अक्टूबर 2023 को पैलेस्टीन का एक ग्रुप है हमास, जो कि सुन्नी मुस्लिमों का हथियारबंद ग्रुप है। तो इन्होंने अटैक कर दिया था इजराइल के ऊपर। इस इजराइल के ऊपर जो अटैक किया गया था, इस अटैक का बहुत बड़ा खंडन, बहुत बड़ा विरोध भी किया था भारत ने। लेकिन एट द सेम टाइम पैलेस्टीन को भी सपोर्ट कर दिया था, ये कह के कि भैया ठीक है, उन्होंने हमास ने अटैक किया वो गलत है, लेकिन भैया भारत टू स्टेट सॉल्यूशन के ऊपर भरोसा करेगा। टू स्टेट सॉल्यूशन क्या होता है? देखो, इजराइल को पूर्ण देश का दर्जा मिल चुका है और पैलेस्टीन को पूर्ण देश का दर्जा नहीं मिला है। ये लड़ाई ही इस बात की है ना कि आप उसको देश मान ही नहीं रहे हो। देश मानने का मतलब उसकी खुद की बाउंड्री होगी, उसकी खुद की सरकार होगी, उसकी खुद की सेना होगी, उसकी खुद का बजट होगा, उसके खुद के लीडर्स होंगे, वो खुद डिसाइड करेगा अपने देश के बारे में ना। तो यहां पे पैलेस्टीन को आप देश का दर्जा दे ही नहीं रहे हो यार। दो देश बना दो ना, इजराइल बना पड़ा है, पैलेस्टीन बना दो ना। जब दो देश होंगे तो अपने अपने में खुश रहेंगे। तो भारत ने एक तरफ यहां पे इजराइल का सपोर्ट कर दिया, ये कह के कि भैया हमास ने गलत किया, और दूसरी तरफ पैलेस्टीन का सपोर्ट कर दिया, ये कह के कि भाई साहब जो भी हो, मैं टू स्टेट सॉल्यूशन के साथ खड़ा हूं। टू स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए पैलेस्टीन के साथ, ठीक है बच्चों, याद रखना। इस पॉलिसी को, इस नीति को क्या बोलते हैं? तो याद रखना, डी हाइफनेशन बोलते हैं। डी हाइफनेशन यानी कि भारत ने बोला कि आई वांट डी हाइफनेशन, यानी कि पैलेस्टीन को एक अलग देश बना दो, इजराइल को एक अलग देश बना दो, ठीक है बच्चों। तो यहां पे आप क्या देखोगे कि इजराइल के साथ, पैलेस्टीन के साथ सभी भारत एक अपना प्रॉपर मजबूत रिश्ता बना करके चल रहा है, ठीक है बच्चों, याद रखना। अब यहां पे आप देखोगे, ये हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, ये अलग ही एक राग छेड़े हुए हैं। अब ये खैर इस टॉपिक से जुड़ा नहीं है, बट फिर मैं आप लोगों को बता देता हूं कि यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया है कि भैया जो गाजा पट्टी है ना, वो किसी और की नहीं है, वो यूएस की होगी। अब यूएस उस पर कंट्रोल कर लेगा। अब क्यों कंट्रोल कर लेगा भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और इनका लॉजिक भी देखो ना, कितना बेकार, कितना वाहियात इनका लॉजिक है। इनका कहना ये है कि भाई साहब जो गाजा पट्टी के अंदर 15 महीने जो युद्ध चला है ना, उसमें इतना ज्यादा तबाही हो चुकी है कि अगर हम लोग उसके मलबों को हटाएं तो मलबे कितने हैं? 50 मिलियन टन का तो मलबा है वहां पे। 50 मिलियन टन का तो आप लोगों को मलबा दिखाई देगा, जिसको हटाने में तकरीबन 21-22 साल लग जाएंगे और खर्चा 1.2 बिलियन से भी ज्यादा लगेगा। तो यार, और जितने भी गाजा पट्टी के लोग हैं, बहुत ही कम गाजा पट्टी में लोग रह गए हैं। बाकी सब कोई वेस्ट इंडिया, जो कोई वेस्ट बैंक, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान, इन सारी कंट्रीज में शिफ्ट हो चुके हैं। तो अब यूएस क्या करेगा? गाजा पट्टी के ऊपर अपना कंट्रोल करेगा। तो आप देखोगे इजराइल को भी गाजा पट्टी चाहिए, यूएस को भी गाजा पट्टी चाहिए। अब आप यहां पे देखोगे पैलेस्टीन को भी गाजा पट्टी चाहिए, और इन तीनों के साथ ही भारत के अच्छे संबंध दिखाई दे रहे हैं। आप समझ में आया कि डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप क्या होता है? चलिए बच्चों, आगे देख लेते हैं, और भी सारी चीजें इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अब भारत यहां पे तीन चीजों पे बातचीत करने वाला है। भारत के लिए तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला, डिफेंस। तो जब भारत पहुंच रहा है इजराइल, तो सबसे पहले उसका मेन मकसद क्या है? डिफेंस की बात करेगा भारत। सबसे ज्यादा भारत डिफेंस की बात करने वाला है, याद रखना, डिफेंस। सबसे ज्यादा डिफेंस की बात करेगा भारत, ठीक है बच्चों। उसके बाद भारत बात करेगा रीजनल पीस, वेस्ट एशिया स्टेबिलिटी की। रीजनल पीस इसलिए बच्चों क्योंकि याद रखना, वहां पे अगर अनस्टेबिलिटी आएगी, वहां पे अगर अनस्टेबिलिटी आएगी तो जाहिर सी बात है भैया, जो ऑयल का इंपोर्ट है ना भारत में आता है, जो ऑयल जो भारत में आता है, उसके जो प्राइसेस हैं वो बढ़ जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगर प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो भारत में क्या आ जाएगी? महंगाई आ जाएगी। तो भारत यहां पर जो डिप्लोमेटिक टॉक भी करेगा, बातचीत भी करेगा, ताकि उस एरिया में, जो मिडिल ईस्ट वाला एरिया है, वेस्ट एशिया वाला एरिया है, उस पूरे एरिया में हम लोग शांति स्थापित करके रख सके। क्योंकि इजराइल अगर चाहे तो यूएस को रोक भी सकता है कि ठीक है ना यार, क्यों ईरान पे दबाव डाल रहे हो, है ना। या फिर इजराइल और पैलेस्टीन वाले एरिया में भी अगर उथल पुथल मचती है, तबाही मचती है, तो इजराइल से भी तो भैया हम लोग बहुत सारा सामान खरीदते हैं। तो यहां पर हमारा जो इंपोर्ट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से महंगाई बहुत ज्यादा भारत में आ जाएगी। उसके बाद पॉलिटिकल आउटरीच क्या रहने वाला है इजराइल का, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो भारत यहाँ पे तीन चीजों पे ध्यान देगा, लेकिन ये दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो तो पॉलिटिकल आउटरीच तो थोड़ा इजराइल का इंटरनल मामला भी हो जाता है। चलिए अब देख लेते हैं, सबसे पहले डिफेंस की बात कर लेते हैं। इजराइल हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। और क्यों इंपॉर्टेंट है? कि इजराइल ही है जिसने 1999 में, भाई साहब 1999 में, आप देखना, ठीक है, कारगिल के युद्ध में इतने सारे इसने हथियार दिए थे हमें, जिनकी वजह से हम कारगिल का युद्ध जीत पाए थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग देखोगे जो इजराइल है हमारे लिए। और अगर पिछले 10 साल का आंकड़ा देखें, पिछले एक डिकेड का आंकड़ा देखें, तो इजराइल का सबसे बड़ा खरीदार भी हम लोग हैं।
इजराइल का सबसे बड़ा खरीदार हम लोग ही हैं, याद रखना। सबसे बड़ा खरीदार कौन है? तो भारत ही है। तो आप देखोगे ये हमें इतने ज्यादा हथियारों की जरूरत पड़ रही है, तभी तो हम लोग ले रहे हैं ना भाई साहब। इस तरफ चाइना अग्रेसिवली बढ़ रहा है, पाकिस्तान अपनी चालें ही चल रहा है, ये बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते उलझे ही हैं, तो हम कहाँ का लड़ाई करेंगे और कितना ही प्रोडक्शन करेंगे। तो इसराइल हमारा बहुत ज्यादा इन सब चीजों में मदद करता है, ठीक है बच्चों। तो आप देखोगे कि इसराइल डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। अब देख लेते हैं क्या क्या चीजें भारत यहाँ पे मंगाएगा, ठीक है, किन किन चीजों की डील हो रही है। तो आप देखोगे यहाँ पे अन जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल, यानी कि बात करें एक ऐसा एरियल व्हीकल, ऐसा प्लेन व्लेन जेट वेट या फिर ड्रोन वगैरह जिसमें आदमी नहीं होता। ड्रोन में तो खैर आदमी होते ही नहीं है, प्लेन वगैरह में भी आदमी नहीं हो, ठीक है, वो चीज याद रखना। तो अनमैन्ड, अनमैन्ड का मतलब क्या होता है? यहाँ पे कोई आदमी नहीं बैठेगा। अनमैन्ड एरियल व्हीकल का मतलब क्या होता है? हवा में उड़ने वाले व्हीकल। मिसाइल टेक्नोलॉजी की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। जो इजराइल की मिसाइल टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग है कि एक कवच सा बना देती है, तो जो दूसरे लोग अटैक करेंगे तो अटैक नहीं होता है, लेकिन अगर इजराइल चाहे तो हवा में उड़ा सकता है। मेरे को एग्जैक्ट नाम याद नहीं है, आयरन शील्ड, आयरन शील्ड, ठीक है बच्चों। आयरन शील्ड एक टेक्नोलॉजी है, तो आप लोग देखोगे आयरन शील्ड टेक्नोलॉजी यहां पर आप लोग देखना कि मिलेगा आपको इजराइल के सिस्टम में, डिफेंस सिस्टम में। तो ये भारत को भी चाहिए और भारत भी इजराइल के साथ मिलकर के इसको डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद बॉर्डर सर्वेलेंस की बात कर लेते हैं। तो इजराइल के पास थर्मल कैमरास भी हैं, इजराइल के पास सेंसर कैमरास भी हैं, जिसकी वजह से बॉर्डर पे छोटी से छोटी बातों का भी निगरानी रखा जा सकता है, तो इसके लिए भी डील किया जाएगा। साइबर सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं। आप सभी को पता है बच्चों, आज की डेट में जो वॉर है सिर्फ बॉर्डर पर ही नहीं लड़ी जा रही है, आर्थिक रूप से यानी कि इकोनॉमिक रूप से भी लड़ी जा रही है, और साइबर अटैक एक दूसरे के देशों पे बहुत ज्यादा हो रहे हैं। साइबर अटैक का मतलब क्या होता है? मैं आपका सर्वर ही पूरा हैक करके डाउन कर दूंगा, तो आप डील ही कैसे करोगे? ना आप इंटरनेट चला पाओगे ना कुछ चला पाओगे, तो आपकी अर्थव्यवस्था 10 दिन के अंदर अंदर पूरी पूरी क्रैश हो जाएगी। तो अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दो, लोग अपने आप भूखे मर जाएंगे। तो ये तमाम तरीके की जो चीजें हैं डिफेंस से रिलेटेड, भारत को जरूरत है और भारत इसीलिए यहां पर ये डील कर रहा है, ठीक है बच्चे। चलिए आप देख लेते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, रीजनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं। यानी क्या बताया, डिफेंस के अलावा उस एरिया में शांति स्थापित कर होती रहे, इसके लिए भी भारत वहां पर गया हुआ है मीटिंग करने के लिए। तो यहाँ पे देखो मोदी वहां पे किससे? बेंजामिन नेतन्याहू से मिलने की कोशिश करेंगे। बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात इनकी होगी, ठीक है बच्चों, आगे देखना। और ये बेंजामिन नेतन्याहू भारत के बाद क्यों मानेगा? क्योंकि मैंने क्या बताया, भारत सबसे बड़ा मार्केट है, भारत तो सबसे बड़ा मार्केट है, ठीक है बच्चों, सबसे बड़ा बाजार है। किसके लिए? इजराइल के लिए, ठीक है बच्चों, किसके लिए? तो इजराइल के लिए। अब आप लोग यहाँ पे क्या देखोगे, इजराइल के लिए इतना बड़ा बाजार है, तो भाई इजराइल भी तो भारत को महत्व देगा ना, क्योंकि इजराइल का एक इंपॉर्टेंट की पिलर है भारत, पिलर, खंबा, स्तंभ है इजराइल की अर्थव्यवस्था के लिए। इसीलिए यहाँ पे दोनों अच्छे से बातचीत करेंगे, ऐसा उम्मीद की जा रही है। डिस्कशन किस बात पे होगी? तो काउंटर टेररिज्म पे होगी, यानी आतंकवाद के खिलाफ। किसकी? आतंकवाद के खिलाफ आप लोग देखोगे यहां पर बातचीत की जाएगी। आतंकवाद के खिलाफ का मतलब क्या है बच्चों? कि आतंकवाद से लड़ेंगे हम दोनों मिलकर के। उसके बाद देखो कि मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं, मैरीटाइम सिक्योरिटी की, ठीक है, याद रखना। तो गल्फ रीजन को भी मैरीटाइम सिक्योरिटी की जरूरत है और भारत को भी जरूरत है। भारत में देखोगे जिस तरीके से इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, बहुत एग्रेसिव हो चुका है, तो हमें स्मार्ट टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, स्मार्ट नेवी की जरूरत पड़ेगी। उन सब में हमें हेल्प कौन करने वाला है? इजराइल हेल्प करने वाला है, ठीक है। उसके बाद देखो ट्रेड रूट की बात कर लेते हैं। ट्रेड रूट्स, अगर युद्ध होते हैं, अगर युद्ध होते हैं ईरान और यूएस के या फिर पैलेस्टीन और इजराइल का, तो ट्रेड रूट जिस जिस रास्ते से व्यापार आता है, गल्फ का जो रास्ता है ना, वहां से ना, मैंने आपको क्या बताया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है जिसको 4-5 दिन पहले ही बंद कर दिया था ईरान ने, ठीक है बच्चों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो भारत का ना तकरीबन 80% तेल, 80% तेल और एलएनजी यानी कि नेचुरल लिक्विफाइड नेचुरल गैस यहीं से आता है, इसी रास्ते से। अगर तो युद्ध होता है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक होने के चांसेस रहेंगे और यहां पे फिर से इंपोर्ट तेल का रुकेगा, लिक्विफाइड नेचुरल गैस का इंपोर्ट रुकेगा और भारत में महंगाई आने के चांसेस रहेंगे। तो इन सारी चीजों को पर बात की जाएगी ताकि भारत के अंदर जो व्यवस्था बनी रहे। देखिए बाहर अगर शांति रहेगी तो भारत के अंदर भी शांति रहेगी, ठीक है बच्चों। चलिए अब थोड़ा इजराइल और भारत के रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं कि भारत और इजराइल का जो रिश्ता है वो पहले ऐसा नहीं था। अगर हम लोग देखते हैं 1947 की बात कर लेते हैं, तो 1947 से लेकर के 1991 के बीच में भारत का रिश्ता इतना अच्छा नहीं था, भारत का रिश्ता बहुत ही ज्यादा खराब था, ठीक है बच्चों। अब देख लीजिए इसका क्या मतलब होता है। देखिए जब पैलेस्टीन को देश का दर्जा मिला था, है ना, तो ब्रिटिशर्स ने
पैलेस्टीन को दो, नॉट पैलेस्टीन को देश का दर्जा नहीं मिला था, इजराइल को मिला था। पैलेस्टीन को दो हिस्सों में तोड़ दिया था, एक इजराइल और एक पैलेस्टीन। लेकिन पैलेस्टीन को देश का दर्जा नहीं दिया गया था, इजराइल को देश का दर्जा दिया गया था। तो यहाँ पे भारत उस टाइम आजाद ही हुआ था, यानी कि मैं 1947 की बात कर रहा हूं, भारत आजाद ही हुआ था। तो भारत एक कॉलोनियलिज्म का जो टैक्ट समझ चुका था कि फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी चल रही है। तो भारत, इजराइल तो एक देश बन ही चुका है, तो इजराइल के साथ ना होकर के वो पैलेस्टीन जो जिसको देश का दर्जा नहीं मिला था, वो अपने देश के दर्जे के लिए लड़ाई लड़ रहा था। तो यहाँ पे भारत पैलेस्टीन के साथ खड़ा था शुरुआती दौर में, ना कि इजराइल के साथ। धीरे धीरे वक्त बदलता रहा और दोनों के बीच में खटास आती रही, भारत और इजराइल के बीच में। कई बार यूनाइटेड नेशन में ऐसा भी हुआ कि कोई रिजोल्यूशन पास हुआ है इजराइल के फेवर में, लेकिन उसमें वोट अगेंस्ट कर दिया है भारत ने, कि भाई इजराइल के खिलाफ वोट कर दिया है। यूनाइटेड नेशन में भी कई बार ऐसी चीजें देखने के लिए मिलेंगी, लेकिन इजराइल ने पॉजिटिव आउटलुक रखा भारत के प्रति। जो हमारा 1990 का वाला जो दौर था, 1990 वाला जो दौर था, उस दौर में आप लोग देखोगे कि भारत की अर्थव्यवस्था तकरीबन तकरीबन तबाह हो चुकी थी। तो इजराइल ने हमें बहुत ज्यादा मदद की थी, और 1991 में हम लोगों ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज, नई आर्थिक नीतियां लेकर के आए थे, जिसमें लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, यानी कि निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण जैसी नीतियां हम लोग लेकर के आए। तो आप लोग देखोगे कि उसमें इजराइल ने बहुत ज्यादा हमारा साथ दिया था। तो उसके बाद हमारे रिश्ते बहुत ज्यादा अच्छे हो गए थे। तो 1991 में सपोर्ट मिला था हमें, और 1991 के बाद यानी कि 1992 से एक नया दौर शुरू हो जाता है दोनों को रिश्तों में, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडर्न फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉडर्न फेज बोलते हैं। उसके बाद आप देखोगे साथ में डिफेंस होता है, डील होती है, एग्रीकल्चर होता है, टेक्नोलॉजी होती है, शिक्षा होती है, सब कुछ का आदान प्रदान, व्यापार हम लोग करने लग जाते हैं। 2017 का वक्त आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजिट करते हैं इजराइल में, और वहां पर जाके हमारे संबंधों को और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखोगे कि 2017 के बाद कोई भी विजिट नहीं हुआ इजराइल के साथ हमारा। हम लोग नहीं गए, ना मोदी जी गए और ना ही कोई और नेता इजराइल गया था, आप लोग देखोगे। तो यहाँ पे लेकिन ऐसा नहीं था कि हमारे रिश्ते खराब हो चुके हैं, हम नहीं गए, नहीं गए, सीधी बात है भैया, नहीं जरूरत पड़ी होगी। तो 2017 में मोदी जी गए, और वहां पर गए और उन्होंने बहुत अच्छा रिलेशन मेंटेन करने की कोशिश किया। डिफेंस, एग्रीकल्चर, वाटर टेक, टेक्नोलॉजी, जो हर चीज में आप देखोगे कि रिलेशनशिप हमारा अच्छा मेंटेन करने की कोशिश की गई। और आज आप देख रहे हो कि इजराइल भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा है। अब देखते हैं कि मोदी जी गए हैं तो वहां पे एक प्रॉब्लम सुनने में आ रही है, न्यूज़पेपर में देख रहा था कि एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा उनको वहां पे। अब देखिए वो प्रॉब्लम क्या है, कि जो जो अब देखो कैंसेट, ठीक है, कैंसेट क्या है, ये कुछ लोग इसको नेसेट भी बोलते हैं, कुछ लोग उसको कैसेट भी बोलते हैं। ये पार्लियामेंट है इजराइल की, पार्लियामेंट है इजराइल की। यहाँ पे इंटरनल पॉलिटिकल डिवीजन चल रही है, यानी कि नेतन्याहू की जो सरकार है, ठीक है, याद रखना, वो और जो और भी सरकारें और भी पार्टियां हैं, उन सबके बीच में बहुत ज्यादा यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, उथल पुथल चल रही है, जैसे कि हमारे यहाँ भी चलता है भाई साहब, है ना। पार्लियामेंट के सेशन में बहुत सारे वॉकआउट कर लेते हैं, या फिर बातचीत करने को तैयार नहीं होते बहुत सारे लीडर्स। तो यहाँ पे उथल पुथल चल रही है। तो नरेंद्र मोदी जब जाएंगे वहां पे, तो हो सकता है कि ऑपोजिशन वाले जो हैं उनको बॉयकॉट कर दें, बात ही ना करने दे, स्पीच ही ना देने दे नरेंद्र मोदी के। लेकिन यहाँ पे नरेंद्र मोदी का एक स्टैंड साफ है, वो अपना माइंड बना के गए हैं कि भैया मैं ऐसा करूंगा, मैं इंटरनल पॉलिटिक्स में पढ़ूंगा ही नहीं, मैं अपनी बात कहूंगा और चुपचाप से निकाल आऊंगा, मेरे को जरूरत ही नहीं है इंटरनल पॉलिटिक्स में पढ़ने की। तो आप यहाँ पे क्या देखोगे कि एक डिप्लोमेटिक न्यूट्रलिटी मेंटेन करने की कोशिश भारत के द्वारा की जा रही है, कि भाई ना मैं इधर हूं ना मैं इधर हूं। अब देखिए इस विजिट से भारत का क्या फायदा होने वाला है, यानी कि भारत के लिए क्यों जरूरी है इस विजिट। देखिए इजराइल जो है वेस्ट एशिया का एक पावरफुल कंट्री है, और वेस्ट एशिया का पावरफुल कंट्री में हम जा करके अपना डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं, अपना रिश्ता मेंटेन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वेस्ट एशिया में भारत का एक फुटप्रिंट, यानी कि भारत का एक कदम जो है बहुत ज्यादा जमता हुआ नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा मजबूती से भारत बढ़ रहा है, एग्रेसिव हो रहा है वेस्ट एशिया की तरफ। दूसरी तरफ आप लोग देखोगे कि जो हमारा डिफेंस का डील है, या फिर हमारा सेल्फ रिलायंस का डील है, टेक्नोलॉजी की बात जो हम कर रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा मजबूत हो रही है जो इजराइल के हमारा जो डील कर रहे हैं उसके वजह से। उसके बाद आप लोग देखोगे इंडिया का जो रोल है ना ग्लोबल पीस डिप्लोमेसी में बहुत ज्यादा बढ़ेगा, यानी कि भारत के ऊपर सभी भरोसा करेंगे। क्योंकि देखो मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया, यूएसए जो हो गया, ठीक है, इजराइल जो हो गया, ठीक है, उसके बाद आप लोग देखोगे ईरान जो हो गया, मतलब ये तमाम तरीके के आप लोग जो देश देखोगे, सभी देशों के साथ भारत का न्यूट्रल रिलेशनशिप रहा है, और न्यूट्रलिटी मेंटेन करके भारत यहाँ पर चलना चाहता है। इसी वजह से आप देखोगे कि इंडिया बैलेंस मेंटेन करके रख रहा है, ठीक है, बैलेंसिंग टाइज रख रहा है, इजराइल के साथ भी अच्छा रिलेशनशिप है, ठीक है, अरब नेशंस के बहुत सारे देश, सभी देशों के साथ, बहुत सारे का सभी देशों के साथ अच्छा रिलेशनशिप है। ईरान के साथ तो बहुत अच्छी मित्रता है भाई साहब, ठीक है, तू मेरा मैं तेरी वाला किस्सा सीन यहाँ पे देखने के लिए मिलता है ईरान के साथ। तो दोस्तों ये सेशन
मैं यही बताना चाह रहा हूं कि भारत जो है, अगर इंटरनेशनल रिलेशनशिप की बात करते हैं, ग्लोबल रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो एक न्यूट्रल बैलेंस रखेगा। ना इधर का होगा ना उधर का होगा। भारत अपना डिसीजन सोच समझ के ले रहा है। एंड नो डाउट ये भारत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए भी था कि अगर चाइना जिस तरीके से बढ़ रहा है, तो चाइना को काउंटर करने के लिए हमें अपनी शक्तियों को बढ़ाना पड़ेगा। और शक्तियां तोड़ के नहीं बनती, शक्तियां एक दूसरे को जोड़ के बनती है। तो भारत शक्तियों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है, ताकि चाइना को काउंटर कर सके सामने से। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और नोट्स जरूर बनाए होंगे। इसी तरीके के और भी बेहतरीन लेक्चर्स के लिए बने रहे तैयारी टाइम्स के साथ, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमें बहुत ज्यादा हौसला देता है। जय हिंद।